हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। दोस्तों, इस चैप्टर के 3 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि औपनिवेशिक काल में, यानी कि जब अंग्रेज लोग भारत पे शासन कर रहे थे, उस समय भारत में वनों का विनाश बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ, व्यापक पैमाने पर हुआ। तो ये विनाश क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हमने ये देखा था कि भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हुई और इससे क्या प्रभाव पड़ा भारत के वन्य समाज के ऊपर, ठीक है, और क्या क्या दिक्कतें आई, परेशानियां आई, ठीक है। अब असंतोष इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि थर्ड टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि वन विद्रोह किन किन जगहों पर देखे गए, और बस्तर में जो वन विद्रोह हुआ उसके बारे में हमने जाना कि किस तरह का स्वभाव था इसका, ठीक है, किस प्रकृति का विद्रोह था। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है जावा के जंगलों में हुए बदलाव, ठीक है। तो इन सभी कारणों से जावा के जंगलों में किस तरह के बदलाव हो रहे थे। हालांकि जावा भारत में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। लेकिन इंडोनेशिया में भी किस तरह के बदलाव किए जा रहे थे इस समय में, ठीक है, व्यावसायिक वानिकी को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ लिखा गया है, जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वन आच्छादित था, मतलब वनों से भरा हुआ था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। जिस तरह से अंग्रेजों का उपनिवेश भारत था, उसी तरह से ये जो जावा था वो इंडोनेशिया में है और डचों का उपनिवेश था, ठीक है। तो डच में भी इसी तरह के वन कानून लगाए गए थे जिस तरह से भारत में अंग्रेजों द्वारा वन कानून लगाए गए थे, ठीक है, काफी समानताएं थी। तो इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र था या है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे, और सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं जावा के लकड़हारों के बारे में। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात पर आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माता राम रियासत बंटी, तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की लकड़ी उनके कौशल के बगैर सागौन की लकड़ी की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें, ठीक है। 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। सेकंड है डच वैज्ञानिक वानिकी, ठीक है। डचों की वैज्ञानिक वानिकी क्या थी, इसको पढ़ते हैं। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर पाबंदी थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्य के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगलों से गुजरने वाली सड़कों पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। मतलब इन सभी चीजों पर रोक लगा दिया गया सामान्य नागरिकों को, आम जनता को, ठीक है। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइन के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी थी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। श्रम मतलब श्रमिकों की आवश्यकता थी, लोगों की आवश्यकता थी, ठीक।
डचों ने पहले तो जंगल में खेती की जमीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंडोग डियनस्टेन कहा गया। ठीक है, काफी लंबा नाम है, ब्लैंडाग डियनस्टेन। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि चीजें याद रहे। ठीक है, ब्लैंडोग डियनस्टेन कहा गया इस व्यवस्था को। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सामिन की चुनौती। अब ये सामिन कौन था और इसकी चुनौती क्या थी। ठीक है, सन 1990 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रानदुबलातुंग, ठीक है, सागौन के जंगलों में स्थित रानदुबलातुंग गांव के निवासी, जिसका नाम क्या था, सुरोंतिको सामिन। ठीक है, इसने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया, लोग इनके साथ जुड़ते गए और इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। ठीक है, उनका एक दामाद था, वो भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे और डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या फिर बेगार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये आंदोलन की शुरुआत थी। यहाँ पर इस पिक्चर में आप इंडोनेशिया के का मैप देख सकते हैं। पेन से अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुमात्रा है, ये बोर्नियो हो गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा आज भी आइलैंड है, इसमें जंगल है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, बहुत खतरनाक बीहड़ है यहाँ पर। ये देखिए, ये है जावा, यहाँ पर ही वैज्ञानिक वाणी की शुरुआत की गई थी डचों के द्वारा। ठीक है, यही है जावा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया है तो इसको भी आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमतान व पश्चिमी इरियान में स्थित है। जावा ही वह जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। ठीक है, तो ये जो द्वीप है जो आजकल किसके लिए फेमस है, चावल उत्पादन के लिए फेमस है, कभी सागौन के वृक्ष से ढका होता था। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, इस बोर्नियो में भी जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा इसके बारे में, युद्ध और वन विनाश। ठीक है, युद्ध और वन विनाश। युद्ध और वन विनाश कैसे हुआ, क्या हुआ, इनके बीच क्या रिलेशन है वो देखिए। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ उसका जंगलों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। ठीक है, उस समय जो हथियार और बड़े बड़े बोट या फिर गाड़ियां बनाई जा रही थी, तो उसके लिए बहुत सारे मजबूत पेड़ पौधों की ज़रूरत हो रही थी। ठीक है, और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, उसमें भी स्लीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी, तो इसलिए पेड़ काटे गए बहुत सारे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जावा पर जापानियों के कब्जे के ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। तो इस तरह की भी चीज़ें हुई कि जब यहाँ पर जापानियों का कब्जा होने वाला था तो डचों ने यहाँ पर क्या किया कि भस्म कर भागो नीति अपनाया। ठीक है, इससे वे क्या किए, इसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो वे लट्ठे काट कर रखे हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के लट्ठे काट कर रखे जाते थे, इसको सबको जला दिया और जला कर भाग गए ताकि जापानियों के हाथ में न लगे ये। ठीक है,
जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने भी पेड़ काटे और बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों में अपनी खेती का विस्तार किया। और जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना बहुत कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति मतलब हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने और लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हो गया। मतलब लोगों की चाह थी, मतलब अपनी जमीन के प्रति चाह थी, और जो वन विभाग थे वे लोग उसको दूसरे उद्देश्य के लिए हड़पना चाहते थे। तो इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, यहाँ भी जिस तरह से भारत में हो रहा था हिंदुस्तान में हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसी पर बेस्ड है, वानिकी में नए बदलाव किस तरह से हुए। तो 80 के दशक से 80s के दशक से क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा था कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप रखते थे। मतलब कुछ गांवों में जंगलों की चौकीदारी की जाती थी, मतलब शिफ्ट वाइज की जाती थी जंगलों की चौकीदारी की। आज इस घर की पारी है, नेक्स्ट दिन इस घर की पारी है। इस तरह से लोग अदला बदली मतलब एक एक दिन करके जंगलों की चौकीदारी करते थे। ठीक है, इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है और स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। ठीक है, आज भी अगर आप गांवों में जाइएगा तो इस तरह की परंपरा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्थानीय भाषा में इन सभी चीजों को स्थानीय लोगों के द्वारा जो यूज किया जाता है अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये जो परंपरा है वो आज भी हमें गांवों में देखने को मिलती है। ठीक है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने वन्य समाज और उपनिवेशवाद वाले चैप्टर को ठीक तरीके से पढ़ा। इसमें हमने ये देखा कि वनों का विनाश क्यों हुआ इतने बड़े पैमाने पर, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इसके साथ वन विद्रोह किस तरह से हुए, बस्तर के लोग किस तरह से आंदोलित होने लगे और विद्रोह करने लगे। ठीक है, इसके साथ हमने ये भी देखा, वन विद्रोह के बाद हमने ये भी देखा कि जावा के जंगलों में किस तरह से बदलाव हुए। डचों ने यहाँ पर जावा में सागौन के वृक्ष लगाए और जंगलों को काटा। ठीक है, जापानियों ने भी यहाँ के वनों का दोहन किया। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में 80s के दशक में किस तरह से वनों की कटाई हो रही थी, जंगल खत्म हो रहे थे, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में दिया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।